बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल बाजवा ने कहा था मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद गुमनामी में नहीं गए। उनका एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इंटरव्यू सामने आ रहा है। ताज़ा तरीन इंटरव्यू उन्होंने शाहिद मेतला को दिया। इस इंटरव्यू में वो कहाँ सच बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ जुराइम का एतराफ़ कर रहे हैं, कहाँ अपने किए की पर्दापोशी कर रहे हैं, कहाँ किसी को धमका रहे हैं और कहाँ वो खौफज़दा नज़र आ रहे हैं, ये सारा इस इंटरव्यू में मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं शाहिद मेतला ने इसके हवाले से क्या कहा है। वो कहते हैं 2 फरवरी 2023 को मैं जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कज़न चौधरी नईम घुमन की तीमारदारी के लिए उनके घर गया। कुछ ही देर बाद साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ़ ले आए। इब्तदाई गपशप के बाद कहने लगे कि आपके सवालात मुझ तक पहुँचते रहे, आज रूबरू पूछ लें। और फिर ये मुलाकात तवील इंटरव्यू में तब्दील हो गई। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से कई चुभते हुए सवाल पूछे। जनरल बाजवा ने तहम्मुल के साथ मेरे सवाल सुने और हर सवाल का जवाब दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके साथ गलत मंसूब की गई हैं। मसलन तलत हुसैन, मुर्तज़ा सोलंकी और नुसरत जावेद को उन्होंने नौकरियों से निकलवाया था, और ये भी कि अबसार आलम पर उन्होंने हमला करवाया था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे ज़्यादा झूठे हैं, एक इमरान खान, दूसरा शेख रशीद और तीसरा एक सहाफ़ी। इन सहाफ़ी का जनरल साहब ने नाम नहीं बताया, तो ये शायद अहमद मीर साहब की तरफ उनका इशारा हो। आगे फिर शाहिद मेतला मज़ीद लिखते हैं, मीर शकील रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था, मैंने उन्हें जेल से निकलवाया था। ये बाजवा साहब इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं। अरशद मेतला ने आगे चलते हुए लिखा है, मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा बोले कि आजकल अहमद मीर और तलत हुसैन मेरे ख़िलाफ़ हैं। अहमद मीर ने नसीम ज़ोहरा के हवाले से भी जो बात की कि उसने मुझे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शटअप कॉल दी थी, वो बिल्कुल गलत है। वो खातून हैं, वो मुझे क्या शटअप कॉल दे सकती हैं। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज़ हमीद ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने तो तलत हुसैन की मदद की थी। तलत हुसैन जब पहली मरतबा नौकरी से फ़ारग हुआ तो मेरे कज़न अंजम वड़ैच को लेकर मेरे पास आया। मैंने तो उल्टा जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए उनकी मदद की थी। शाहिद मेतला आगे चल के लिखते हैं कि मैंने पूछा, मुर्तज़ा सोलंकी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया था? कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुर्तज़ा सोलंकी को पहले मैं नहीं जानता था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू हुआ हूँ। फिर मैंने सवाल किया, अबसार आलम को आपने गोली मरवाई? इसके जवाब में वो कहते हैं, आप एक इंसान को कत्ल करना मामूली बात समझते हैं, मैंने कब्र में नहीं जाना, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में भी मदद की और आपने उन पर गोली चलवाई। इसके जवाब में जनरल बाजवा ने कहा कि अबसार आलम को गोली मैंने नहीं मरवाई, मैंने फुटेज देखी थी, हमलावर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला नाड़ीपन से किया गया था, मैं ऐसा क्यों करता। अभी ना जाने जनरल साहब हमलावर के अनाड़ीपन के हवाले से वजाहत कर रहे हैं या फिर अबसार आलम को गोली मारने के हवाले से वो ये सारा कुछ कह रहे हैं। आगे चलकर शाहिद मेतला ने ये पूछा, फिर जनरल इरफान मलिक ने यह करवाया था क्योंकि अबसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी, उन्होंने ये काम गुस्से में किया होगा। जनरल बाजवा ने कहा, ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है
نیچے کے لیول پر کسی کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے یہ کام کیا ہو۔ میں تو اسد طور کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے اسد طور کے واقعے کا بھی اگلے دن پتہ چلا۔ آرمی چیف کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس کے کرنے کے اور بہت کام ہوتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی کے بھونڈے طریقے سے تعبیر کیا۔ میں نے اس پر جنرل فیض حمید کی کلاس لی تھی، پھر مطیع اللہ جان کو چھڑوایا تھا۔ مجھ پر اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کا بھی غلط الزام لگایا گیا۔ میں 60-62 سال کا ہوں، میں اس عمر میں کسی کو ننگا کرواؤں گا؟ 70 سال کے بزرگ اعظم سواتی کو ننگا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بھی بکواس ہے۔ مجھ پر شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے۔ میرا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے قبر میں بھی جانا ہے، لیکن اعظم سواتی نے مجھے باسٹرڈ تک لکھ دیا۔ یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب سے یہ ضرور پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اعظم سواتی کو ننگا تو کیا گیا، شہباز گل کو بھی ننگا کیا گیا، اور کس دوران ننگا کیا گیا؟ جب وہ FIA کی حراست میں نہیں بلکہ کچھ اور اداروں کی حراست میں تھے جو آپ کے زیر کمانڈ ہیں، تو پھر ان کو ننگا کرنے والوں کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا تھا؟ آگے چلتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں پولیس اور FIA بھی ایسے معاملات میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا اعظم سواتی تو ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ بولے بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نچلے لیول پر ہوتا ہے۔ بہرحال میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایمان مزاری نے پوسٹر لگایا جنرل باجوہ بے غیرت ہے، تو اس پر جوانوں کو غصہ آیا۔ ایک میجر نے کہا کہ سر آپ بے غیرت ہیں، ہم اس کو فکس کریں گے، تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں، بس قانونی طریقے سے نمٹیں اور اس ایشو کو ختم کر دیں۔ میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرتا تھا، لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر ایمان مزاری کے خلاف GHQ نے باقاعدہ FIR درج کروائی۔ جسٹس اطہر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایمان مزاری کو ضمانت دے دی۔ اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر اس کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ فوج اور فوجی افسروں کے خلاف جو مرضی کہتے ہیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فوجی افسر جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ججوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جواب دے لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں حد کے عزت کے قوانین کمزور ہیں۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اور فوجی افسروں کے خلاف جو مرضی کہہ دیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اعظم سواتی سے، شہباز گل سے، جمیل فاروقی سے، ارشد شریف سے، صابر شاکر سے کس نے پوچھا تھا؟ آگے چل کر شاہد میتلا نے مزید کہا ہے، میں نے پوچھا آپ نے جنرل عرفان ملک کو ISI سے اس لیے ہٹایا تھا کہ انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی؟ وہ بولے میں نے نہیں، ان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا۔ جنرل فیض DG ISI اور DGC دونوں کام خود کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا مریم نواز والا واقعہ کیسے ہوا؟ کس نے دروازے توڑنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حکم میں نے نہیں دیا تھا۔ بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے۔ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی تو عوام، فوجی جوانوں اور میڈیا کا دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا۔ پولیس نے جب ریڈ کیا تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمروں میں تھے اور دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے۔ تو یہاں پہ پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے آج تک بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ عمران خان پر الزام لگاتی ہیں کہ ان کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن یہاں پہ
जनरल बाजवा साहब क्या कह रहे हैं। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये भी कहा था कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। उस वक्त यही सामने लाया गया था कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक कमरे में थे और उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था। अब जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा है उसको सच माना जाए या फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो आज तक कहती रही हैं उसको सच्चाई तस्लीम कर लिया जाए। आगे चलकर शाहिद मैतला लिखते हैं, मैंने कहा आपको इस पर नवाज शरीफ ने फ़ोन किया या कोई शिकायत की। जनरल साहब ने बताया कि नहीं, नवाज शरीफ ने फ़ोन किया, ना कोई शिकायत की। हमने ज़िम्मेदार अफसर को हटा दिया था। मैंने सवाल किया, आपने कहा था कि शेव करते हुए आप सदीक जान को सुनते हैं। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इंटेलेक्ट लेवल इतना पस्त है। इस पर जनरल बाजवा हंसे और कहा कि हाँ, मैंने सदीक जान को कहा था, मुझे किसी ने उसका वीलॉग भेजा था तो शेव करते हुए सुना और यही फारग वक्त मुझे मिला था। वैसे भी जब आप दबाव में होते हैं तो आप वही बात सुनना चाहते हैं जो आपके हक़ में हो और आपके मुखालफ के ख़िलाफ़ हो। बाज़ औक़ात आप किसी की हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स मेरे पास आए हुए थे तो उस वक्त सदीक जान को ये कहा था। मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए, और ऐसे भी जिनको बनाया ही फ़ौज ने था। वो बोले बिल्कुल, हमने कुछ सहाफ़ियों को बनाया, उनको हम ख़बरें भी देते थे, उनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये कि जब फ़ौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत थी जो उनके ख़िलाफ़ बात करें या उनके मुखालिफ हों। नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जहन में रखना होगा। इसी तरह ARY की हमें इसलिए ज़रूरत थी कि वो हमारी बात करता था। चौधरी गुलाम हुसैन और साबर शाकर को तो मैं फील्ड में भी साथ लेकर गया। जब फ़ौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफ़ियों को आहिस्ता आहिस्ता इनका बयानिया बदलना चाहिए था और उनको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमने एकदम अपनी साइड बदली। इससे सहाफ़ी वहीं के वहीं रह गए। ये जनरल साहब कह रहे हैं कि हमने अपनी लाइन बदली तो सहाफ़ियों को हमने एतमाद में नहीं लिया। लाइन क्या बदली कि मुस्लिम लीग नून को PTI की जगह पे लाना है। आगे चलते हैं। दूसरा, इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं। वो बहुत चालाक आदमी हैं और बार बार झूठ बोलते हैं और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। और यह मकबूल जान का ज़िक्र हुआ तो जनरल बाजवा हंसे और कहा कि वो भी बहुत झूठा आदमी है। पहले उसको मेरे बारे में ख्वाब में बशारत होती थी और अब मेरी मुखालफत करता है। इरशाद भट्टी से शनासाई के ज़िक्र पर जनरल बाजवा कहते हैं, इसको मैंने जियो में नहीं रखवाया था। हुआ यूँ कि एक दिन मेरे ससुर जनरल एजाज अमजद कहते, तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ डिनर पर लेकर जाना है। जब हम इस्लामाबाद उनके दोस्त के घर पहुँचे तो ये सदरुद्दीन हाशवानी का घर था। मैं उस वक़्त मेजर जनरल था। वहाँ सदरुद्दीन हाशवानी ने इरशाद भट्टी का तारफ़ करवाया कि वो हमारा मीडिया का सेटअप देखता है। फिर उसके बाद इरशाद भट्टी मेरे पास आना शुरू हो गए। जब मैं कोर कमांडर बना तब भी मेरे पास बाकायदगी से आते रहे। मैंने पूछा, मीर शकील रहमान को जेल किसने भिजवाया? उन्होंने बताया, मीर शकील रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था। मैंने मीर शकील रहमान को जेल से निकलवाया। मैंने इमरान खान से कहा था कि मीर शकील रहमान कैंसर का मरीज़ है, वो जेल में ही मर जाएगा। तो फिर उसने बात मानी। मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात के वक्त मीडिया पर शेख रशीद की गिरफ़्तारी की खबर चल रही थी। जनरल बाजवा बोले, शेख रशीद गिरफ़्तार हो गया है, उसको क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया? वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने कहा, वो GHQ के बहुत करीब समझे जाते हैं और ख़ुद भी बताते हैं। शाहिद मैतला इंटरव्यू के दौरान मज़ीद बताते हैं कि इस पर
जनरल बाजवा बोले, वो कोई GHQ के करीब नहीं है, वो ऐसे ही डींगे मारता है। जब मैं गॉर्डन कॉलेज गया तो उससे 6 साल पहले शेख रशीद कॉलेज से जा चुका था। मैंने तो उसको ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा देखा है, 2 दफ़ा उनसे मिला हूँ। एक दफ़ा वो फरवरी 2022 में मेरे पास आया था और कहता था कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करें। शेख रशीद जैसे झूठे आदमी से भला मैं खुद क्यों मिलूँगा? उसका कोई इंटेलेक्ट लेवल नहीं है, बिल्कुल फारग है और मुसलसल झूठ बोलता है, ऐसे ही नजूमियों की तरह तारीखें देता है। जनरल बाजवा ने ये सारा कुछ शेख रशीद के बारे में मुस्कुराते हुए कहा था। मुलाकात के दौरान जब मैं जनरल बाजवा से सवालात पे सवालात कर रहा था तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आप मेरी तरह बहुत बेचैन रूह हैं, आप सब्र से सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा, आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए कहा, मैं जब लम्ज़ यूनिवर्सिटी गया, लम्ज़ यूनिवर्सिटी एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, लेकिन वहाँ मैंने 6 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू की, तलबा के सवालात के जवाब दिए। इस पर यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने कहा कि सर आपको उस्ताद होना चाहिए, आप बहुत रवां गुफ्तगू करते हैं। ये थी जनरल बाजवा की अपने मुंह से कही हुई दास्तान। इसमें वो कहाँ कहाँ पे चकमा देते हुए दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ पे सच बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ अपने जुराइम का एतराफ़ कर रहे हैं, कहाँ पर वो अपने किए की पर्दापोशी कर रहे हैं, और कहाँ पे वो किसी को धमका रहे हैं, और कहाँ पे वो खौफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये सारा कुछ नाज़रीन आपने सुना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।